हम अगले एलिमेंट पे पहुंचे थे विच वाज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? एक माइनर नहीं कर सकता, उसको बचाने के लिए लोगों की बुरी नीयत से लॉ मेकर्स ने मना कर दिया कि आप कभी माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। उसमें अगर मेजर इंसान आता है ये बोल के कि माइनर ने पैसे ले लिए, ये नहीं किया, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी, माइनर के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होगी। माइनर को बुरी नीयत वाले लोगों से बचाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। एक माइनर के साथ, एक बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जो हमने समझा। पर्सन मेजर होना चाहिए, दैट मीन्स 18 ईयर्स के अबाव कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी मेंटल नहीं होना चाहिए। सेम मेंटल लोगों को भी सूझ बूझ नहीं होती है, समझ शक्ति नहीं होती है, खुद को मारते रहते हैं, दीवारों से पटकते रहते हैं, उनको अपना अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझ आता, उनको बहला फुसला कर कुछ साइन करवा लेना उनसे, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे बुरे लोगों से इन लोगों को भी बचाने के लिए कह दिया है सिर्फ साउंड माइंड का इंसान ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हमने ये भी शुरू कर दिया था पिछले सेशन में, थर्ड पर्सन केपेबल इज ऐसा इंसान जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड है उसकी लिस्ट हमने देखना चालू करी थी, राइट? जिसमें हमने पहला समझा एलियन एनिमी, फिर कॉन्वेक्ट्स। कॉन्वेक्ट मतलब क्या? अ पर्सन who is in jail, सिंपली समझो तो, और अपनी सजा काट रहा है। ऐसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो जेल में है और अपनी सजा काट रहा है इस वक्त। यानी कि एक जेल का कैदी जो इस वक्त है वो किसी तरह का करार नहीं कर सकता, वरना उसको सजा नहीं मिलेगी। उसको एहसास करवाना है कि उसने कुछ गुनाह किया है, तो उसको ना कुछ बिजनेस करने मिले, ना कुछ बेचने मिले, ना कुछ खरीदने मिले। एक आम जिंदगी में अगर वो रहता तो जो जो करार कर सकता था और अपना जीवन अच्छा बना सकता था, वो सब उससे छीन लिया जाए और अलग जगह पे कैद करके रखा जाए। तब उसे एहसास होगा कि जो जिंदगी उसे मिल रही थी वो कितनी अच्छी थी और उसने अपने गलत कर्मों को करके कैसा काम किया है। एंड ही शुड नॉट डू दिस। तो उनको एहसास दिलाने के लिए उनसे सारे राइट्स छीन लेने चाहिए। एंड ऐसे लोगों को क्या भरोसा जेल में बैठे बैठे भी उल्टे काम करें, है ना? तो बेटर है दोनों रीजंस की वजह से कन्विक्ट, यानी कि जो पर्सन इस वक्त जेल में सजा काट रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, डिस्क्वालिफाइड है। फिर ड्रंकन्स, अगेन पीके टल्ली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस टाइम अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है या सिगरेट्स कंज्यूम करी जाती है या कुछ ऐसा ड्रग्स लिया जाता है, उस टाइम कुछ देर के लिए सुध बुध नहीं रह जाती इंसान को, कहीं भी सो जाएगा, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा। उस थोड़ी देर के लिए जब उनको नशा चढ़ता है, जो वर्ड हम नॉर्मली सुनते हैं, उस थोड़ी सी देर के लिए उन्हें कोई सुध बुध नहीं रह जाती। ऐसे स्टेट में कोई उनका फायदा उठा ले, उनसे मकान बेचने की, 1 रुपए में मकान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला जाए, तो इसीलिए हम जब एक इंसान ड्रंकन स्टेट में है, ही हैज लॉस्ट, वो खो चुका होता है अपनी सुध बुध, ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल रैशनली बोले तो रीजनिंग सेंसेस को खो देता है कि 1 रुपए में मकान बेचूंगा तो क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सोचने की स्थिति में वो रह ही नहीं जाता। ऐसी स्थिति में किया गया एग्रीमेंट को अगर वैलिड मानने लगेंगे ना, तो सारे करार दारू पिला के ही किए जाएंगे कि तुम कुछ सोच ही ना सको। ऐसे करार मान्य नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट नहीं हो सकते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्रंकन्स के साथ किया हुआ है, वो इंसान सोचने समझने की शक्ति में, स्थिति में होना चाहिए, तब किया गया एग्रीमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज ड्रंकन्स के साथ यू कांट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। फिर इंसॉल्वेंस, एंड ये आखिरी वर्ड होगा आज के सेशन का जो तुम नया सीख रहे हो। आज के दिन में काफी सारे नए वर्ड सीख लिए तुमने, कोई बात नहीं, ये आखिरी वर्ड इंसॉल्वेंट। नॉर्मल भाषा बोलूं तो तुमने सुना होगा पापा पापा को कहते हुए कि पार्टी उठ गई है, समझाती हूँ।
मतलब अकाउंट्स की भाषा में बोलूँ तो जब किसी के असेट्स कम पड़ जाए उसकी लायबिलिटीज को चुकता करने के लिए, तब वो इंसान हो जाता है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बिकॉज वो अपने सारे डेट्स पे नहीं कर पाया। मान लो किसी के एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के और उसका कर्जा कितना हो गया है 80 लाख रुपीस का, तो वो अपना सब कुछ बेच भी देगा तो भी 30 लाख रुपया पे नहीं कर पाएगा। ऐसा इंसान जो अपने सारे एसेट्स बेचने के बाद भी अपना कर्जा चुकता नहीं कर सके, जिसके एसेट्स आर कम देन इट्स लायबिलिटीज, एसेट्स लोअर देन लायबिलिटीज है, ऐसा इंसान को बोलते हैं कि उसका दिवालिया निकल गया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ही इज इनकेपेबल ऑफ रीपेइंग द मनी, तो इज इंसॉल्वेंट। ऐसे इंसान के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बाय लॉ। ठीक है, इच्छा हो रही है कि लॉजिक भी बता दूं कि इंसॉल्वेंट्स को भी क्यों किया गया, सारे वर्ड्स के बता दिए हैं, तो इंसॉल्वेंट का भी लॉजिक बता देती हूँ रफली, जो मेरा होगा। ओके, क्या होता है कि जब तक ये लोग 30 लाख रुपए की पाई चुकता नहीं कर देते ना, तब तक इनके जो भी रुपए अर्न होते हैं, मान लो अगर मेरा दिवालिया निकल गया और मेरे और 30 लाख रुपए पे करना बाकी, तब तक मैं जो भी अर्न करूंगी ना, ईमानदारी से मुझे पे करना होता है अपने क्रेडिटर्स को। आइडियली क्या करना होता है, अपने क्रेडिटर्स, लेनदारों को पे करना होता है। अब मुझे बताओ, क्या मैं ईमानदार रहूंगी? अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ और वो 100 के 100 जाकर मुझे क्रेडिटर्स को देने पड़े, तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी, अपना घर कैसे चलाऊंगी? तो मैं झूठ बोलने लगूंगी, अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने लगूंगी, उनको छुपाऊंगी कि मैं बेरोजगार हूं, ऐसा बताऊंगी, जबकि भले मैं नौकरी कर रही होंगी, मैं कमा रही होंगी। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ऑफिशियल ट्यूशन क्लासेस बंद कर दी दिवालिया होने के बाद, मान लो, और मैं क्या करने लगी, कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी भी मानते हैं, उन लोग के घर पे जाकर पर्सनली पढ़ाने लगी और उनसे फीस चार्ज करने लगी 10,000 मान लो पर स्टूडेंट, और ऐसे तो 3 स्टूडेंट्स, यानी कि दिवाला निकल जाने के बाद भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अर्न कर रही हूँ 30,000 रुपीज, उस पे हक बनता है क्रेडिटर्स का। बट अगर वो लेके चले गए तो मैं क्या खाऊंगी और मेरा घर कैसे चलेगा, सोच के मैं छुपाऊंगी। मैं तुमको क्या बोलूंगी, यार प्लीज मैं तुम्हें पढ़ाने आती हूँ और तुम मुझे पैसे देते हो, ये तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, और तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए कि तुम्हें बेस्ट टीचर आकर पढ़ाए, तो वो अग्री करेंगे छुपाने के लिए। तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट तुमसे करते वक्त, टू चीट माय क्रेडिटर्स, धोखा देना। तो मैं जितने भी एग्रीमेंट्स करूंगी ना इंसॉल्वेंसी के स्टेट तक, वो सारे के सारे का मकसद एक ही होगा, अपने क्रेडिटर्स से छुपाना। इसीलिए मैं जो भी एग्रीमेंट्स करूंगी उसका नतीजा जाने अनजाने तुम्हारे पेरेंट्स भी जरिया बन जाओगे मेरे धोखे में, क्रेडिटर्स को धोखा देने में। उनका पैसा ना चुकता करके मैं अपने 30,000 रुपए साइड करती जा रही हूँ और मान लो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी बनाती जा रही हूँ, एंड उनको मैं पे ऑफ ही नहीं करूंगी, बोल रही मैं अभी तक कमा नहीं रही, जो भी है वो मेरे भाई के नाम का है या किसी फैमिली मेंबर के नाम का है, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम की बनाऊँ, और वो मुझसे ले सकते हैं, मेरे और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरी फैमिली से कुछ नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग इट? तो मैं हमेशा धोखा ही देने की फिराक में रहूंगी अपने क्रेडिटर्स को, और ये कभी भी लॉ अलाउ नहीं करता कि तुम चीट करके कोई एग्रीमेंट करो। तुम इस इरादे से एग्रीमेंट करो कि तुम्हें किसी और को चीट करना है, और ना ही तुम लोगों को इसमें जरिया बनने देना चाहते हैं। इसीलिए तुम जैसे लोगों को बोल दिया है जो ट्यूशन टीचर के तौर पे हायर करोगे मुझे, फिर कि तुम लोग ऐसे इंसान के साथ एग्रीमेंट करना ही नहीं जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, क्योंकि वो जो भी पैसे कमाएगा, छुपाएगा, धोखा देगा अपने क्रेडिटर्स को, तुम लोग को भी हेल्प मांगेगा उसको वो करने में, तुम भी जरिया बनोगे। और अगर फिर भी तुमने लॉ की बात ना मानी और मुझ जैसे इंसॉल्वेंट के साथ एग्रीमेंट किया, भाईचारे में या आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ रिलेशन, वो चलता है। फ्रेंड्स लोग, पापा लोग डूब जाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं हमारे पापा लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर पैसे डूब गए, इंसॉल्वेंट हो गया कोई, तो फिर भी आउट ऑफ, उनको पता होता है कंसर्न की पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जब मिला तब मिला, वो भाईचारा है।
अगर नहीं दिया ना, मान लो मैंने तुमसे 10,000 रुपए तो ले लिए ट्यूशन पढ़ाने के एडवांस में, लेकिन मैं कल से तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने ना हूं ना, तो कोर्ट वोंट हेल्प यू। उन्होंने पहले ही बोला था, तुम एक गलत इंसान का साथ दोगे तीसरे के साथ गलत करने में, तो हम तुम्हें कोई मदद नहीं करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान के साथ कर सकते हो जो कि डिसक्वालिफाइड की लिस्ट में ना आ रहा हो, एंड इंसॉल्वेंट कम्स इन द लिस्ट ऑफ disqualified persons because he or she with every agreement will cheat creditors, and cheating में हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। तुमने उसको चीटिंग में हेल्प करा तो तुम्हारे साथ भी चीटिंग हुआ, अब आप बेयर करो, कोर्ट आपको कोई हक नहीं देगा। आपने ट्यूशन टीचर जो इंस्टॉलमेंट था उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन वो पढ़ाने नहीं है, यू कांट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी, क्योंकि तुमने किसके साथ एग्रीमेंट किया, एक इंसॉल्वेंट, जो क्या होता है एक डिसक्वालिफाइड पर्सन। और कॉन्ट्रैक्ट तो कौन कर सकता था, जो कि डिसक्वालिफाइड नहीं हो, जो कि डिसक्वालिफाइड नहीं। आर यू गेटिंग इट? 2 मिनट हट रही हो नोट डाउन करने के लिए। इसके बाद मैं तुम्हें 2 और टेक्निकल वर्ड्स समझा के आज का सेशन खत्म करूंगी, जो कानून की भाषा में बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है? ओके गाइस, कानून की भाषा में 2 बड़े फेमस मुहावरे हैं जो तुम्हें आते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है? उससे पहले मैं आज का पूरा चलो लेक्चर भी कंक्लूड कर ही देती हूँ। हमने फ्री कंसर्न को बिल्कुल अच्छे से सेटल किया। उसके बाद हमने ये सीखा कि जब जब कोवर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसर्न लिया जाए, तब तब एग्रीमेंट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही क्लियरली समझाया चीज कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। अगर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने तो बोथ पार्टीज, 2 तरफा राइट्स मिलते हैं लीगल एक्शन का। बोथ पार्टीज गेट राइट टू लीगल एक्शन। बोथ। बट अगर वॉइडेबल है तो एक तरफा ताकत होती है, ओनली वन पार्टी, यानी कि अग्रीव्ड। दुखी आत्मा को इधर क्या बोलते हैं, अग्रीव्ड पार्टी गेट्स अ राइट। दूसरी पार्टी को नहीं मिलता, ओनली वन पार्टी गेट्स इट। और अगर वॉइड हो कॉन्ट्रैक्ट तो nobody gets the right, ना तुम्हें कोई हक ना मुझे कोई हक। एग्जाम्पल मिस्टेक का लिया था, गाड़ी वाला, ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद फ्री कंसेंट जाकर हमारा खत्म हुआ था। फिर हम नए एलिमेंट पे गए थे, व्हिच वाज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कि लॉ ने हमें ये सिखाया है कि एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स के बीच में होगा। तो कौन कॉम्पिटेंट है या क्वालिफाइड है, ये सिखाया हमने, हमको सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12 में। उन्होंने बोला एक मेजर इंसान कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, एक साउंड माइंड का इंसान कर सकता है, और ऐसा इंसान जो डिस्क्वालीफाई ना किया गया। ओके, अब मैं आपको आखिरी 2 वर्ड्स लॉ के नए सिखाऊंगी आज। जज इन रेंट, अगेन रियल लाइफ में बहुत ही काम के कंसेप्ट।
जजिन रेम का मिलता है मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जजिन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट a particular person। समझा तू? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में से हमको जो हक मिलता है वो होता है जज एंड रेम। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज जाने लगे तो तुमने एक एक्टिवा परचेज करी जिसकी ओनरशिप पापा ने आपके ही नाम की ली थी, ठीक है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, परचेज ऑफ एक्टिवा इन योर नेम वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक्टिवा पे हक मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको किस पे हक मिला है? एक्टिवा पे हक मिला है। और ये हक सिर्फ एक दो इंसानों के सामने नहीं है, पूरी दुनिया में से कोई भी आकर ये नहीं कह सकता कि ये रेड कलर की एक्टिवा आपकी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक्टिवा थी रेड कलर की, और नंबर था 9999, ठीक है? ये एक्टिवा पूरे दुनिया के अगेंस्ट आपको हक मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। पूरी दुनिया में से कोई आकर नहीं बोल सकता कि ये एक्टिवा उनकी है। और अगर बोले तो आप कोर्ट में जाकर अपना हक प्रूव करो और उसे खोरी करके आओ। नॉट इवन योर फादर कैन से कि ये एक्टिवा उनकी है। यहाँ तक कि आपके फादर जिन्होंने पैसे भरे ना, वो भी नहीं बोल सकते कि ये एक्टिवा उनकी है। आपकी बहन भी नहीं बोल सकती, आपका भाई भी नहीं बोल सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका एक्टिवा पे हक एक तरफ। पूरी दुनिया के खिलाफ आपको हक मिलता है। ये एक्टिवा सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस दुनिया में कोई और इस एक्टिवा को अपनी नहीं बोल सकता। और अगर बोले तो यू हैव गॉट अ लीगल राइट, यू आर द ओनर, गो टू द कोर्ट और इस एक्टिवा को किसी और को टच करने से रोको। जज इन रेम क्या कैसा अधिकार होता है? राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब इवन पापा मम्मी भी हमारी एक्टिवा को अपनी एक्टिवा नहीं बोल सकती, आपकी है वो, ठीक है? कुछ एग्रीमेंट चीज पे हक मिला तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट था। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं लाइक टॉम ने जेरी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, कितने रुपए के पता है? 5 लाख रुपए के। टॉम सोल्ड गुड्स। क्या एग्रीमेंट हुआ इस बार टॉम के बीच में? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5 lakhs टू जेरी। जेरी गुड्स लेके तो चला गया, पर 5 लाख रुपए देने बाकी। अब टॉम जेरी के पास जाता रहा पैसे वसूल करने के लिए। जेरी जवाब ही नहीं दे रहा है, ना पैसे दे रहा है। टॉम बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कहता है मुझे तेरे पापा से बात करने दे, तू नहीं देगा पैसे तो मैं उनको बोलूंगा तेरे पैसे देने के लिए। क्या टॉम को हक है जेरी पैसे ना दे तो जेरी के फादर से पैसे मांगने का, या उसके ब्रदर से पैसे मांगने का, या उसके किसी भी घर वाले से पैसे मांगने का? सवाल तो ये होता है क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आस पड़ोस में एक एग्जाम्पल तो ऐसा देख चुके होंगे जहां पर एग्रीमेंट तो हुआ होगा एक इंसान के साथ, लेकिन वो अगर पैसे वापस नहीं लौटा रहा तो कर्जदार बाकी के घर वालों को आकर दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूल करने की बात करते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? टॉम का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था? जेरी के साथ। तो टॉम को हक किसके अगेंस्ट मिला था पैसे लेने का? जेरी से। हम क्या पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में? यहां तक भूल जाओ।
हम दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अब इनमें से कोई भी मुकर जाए तो इन लोगों को हक मिलता है, इनमें से कोई भी मुकर जाए तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को हक मिलता है कि सामने वाले पे केस ठोक के पैसा ले सकते हैं, सामने वाले के घर वालों पे नहीं। भाषा क्या यूज की है, अगर टॉम को जेरी पैसा नहीं दे रहा तो कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ये नहीं सीखा अपन ने कि एक पार्टी वादा तोड़े तो दूसरी पार्टी उसके घर वालों से पैसे मांगे, उन पे केस ठोके। हमने हमेशा ये शब्द पढ़े हैं कि अगर मुझे धोखा मिलता है, एसआरके जी घर नहीं देते तो मैं उन्हीं पे केस ठोक के सिर्फ हासिल कर सकती हूँ, उनके परिवार में किसी को परेशान नहीं कर सकती कायदे से। ये काम का है, ये किसी को नहीं मालूम हो आपके आसपास तो आप बता सकते हो, यू कैन हेल्प दैट पर्सन, यू कैन हेल्प योरसेल्फ। तो टॉम जेरी से पैसे मांग रहा था, उसको कर रहा था, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब टॉम जेरी को ये बोलता है कि अब तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे फादर को फोर्स करूंगा तुम्हारे पैसे देने को, तब टॉम गलत हो गया। टॉम जेरी के फादर से पैसे नहीं मांग सकता, और अगर टॉम फादर को परेशान करे तो उल्टा जेरी जाकर हैरेसमेंट का केस ठोक सकता है टॉम पे, और टॉम फंसेगा पूरा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें टॉम को जो राइट मिला था वो पूरी दुनिया से जेरी के पैसे वसूलने का राइट नहीं था। काम करे एक, गुड्स खाए एक, और उसके पैसे पूरे वर्ल्ड में से किसी से भी वसूल करो, ऐसा होता है क्या कभी? जिसको गुड्स दिए सिर्फ और सिर्फ उसी से ही पैसे वसूल करने का हक मिलता है, उस इंसान के अलावा और किसी से आप पैसे नहीं मांग सकते। अगर मांगे तो आप उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो के केस में फंसोगे, बिकॉज इस एग्रीमेंट में आपको कैसा राइट मिला था? पूरी दुनिया से पैसे वसूलने का राइट नहीं मिला था, सिर्फ उस डेटर से पैसे वसूल सकते हो जिसने तुम्हारे गुड्स इस्तेमाल किए। यू हैव गॉट अ राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हक मिला, नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। अगर उस इंसान के अलावा किसी से भी और मांगोगे या किसी के भी अगेंस्ट एग्जीक्यूट करोगे तो कोर्ट उल्टा तुमको उठाकर लोगों को हैरेस करने के जुर्म में जेल में डालेगी। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपने एक्टिवा खरीदी या गुड्स खरीदे तो गुड्स को यूज करने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ आपको हक मिलता है, लेकिन जब पैसे मांगने हो तो आप सिर्फ सामने वाले से ही मांग सकते हो, और गुड्स भी मांगने हो तो भी सिर्फ इनसे मांग सकते हो। ठीक है, उन गुड्स को तुम्हारे अलावा और कोई अपना नहीं बोल सकता, उस एक्टिवा को तुम्हारे अलावा और कोई अपना नहीं बोल सकता। तुम पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उसको अपना उसके ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, लेकिन टॉम पूरे वर्ल्ड से पैसे रिकवर नहीं कर सकता, वो तो पैसे सिर्फ जेरी से रिकवर कर सकता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइट्स इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह के हक क्रिएट होते हैं। एक जज इन रैंक, राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड क्रिएट होकर मिलता है, या तो जज इन पर्सोना, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान से आप कुछ मांग सकते हो, उसके अलावा और किसी से नहीं। आपको एग्जाम में ये तो स्पेशली पूछा ही जाता है बहुत बार। आई एम सीरियस, तुमको आउट ऑफ द कोर्स ना लगे इसीलिए ऐसी भी बातें मैं साथ ही साथ बताती जा रही हूँ जो इस चैप्टर का इस पॉइंट पे हिस्सा है, यहाँ पर बताना सही है और तुमको बहुत क्लियर रहे। यानी मेरा दिवालिया हो गया तो मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, मेरे अलावा मेरे फादर की, मेरे घर वालों की नहीं। उनको कोर्ट पैसे भरने के लिए फोर्स नहीं कर सकती थी। मान लो मेरे पापा करोड़पति होते और मेरा कर्जा तो सिर्फ 30 लाख था जो मैं नहीं चुकता कर पाई, तो कोर्ट ने उन्हें क्यों नहीं बोला कि मेरा 30 लाख चुकता करे? क्योंकि कोर्ट नहीं कर सकती। क्रेडिटर्स को सिर्फ और सिर्फ मुझसे पैसा रिकवर करने का राइट मिला है। वो ऐसे ही अपनी बेटी की इंप्रेशन बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए, उस पर दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गई का टैग ना लगे, उससे बचाने के लिए अपने मन से 30 लाख अपने क्रेडिटर्स को दे दे, मेरे क्रेडिटर्स को दे, ठीक है, पर उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है। क्रेडिटर्स के पास कोई लीगल राइट नहीं था कि अगर मैं पैसे ना दूं तो वो मेरे फादर को तंग करे, वो नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि क्रेडिटर्स को जो राइट मिलता है वो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन मिलता है, अगेंस्ट द पूरी दुनिया नहीं कि सबसे मांगते फिरेंगे, अरे सीमा का पैसा तुम पे कर दो हम तुमसे लेकर रहेंगे।
कौन सा हक मिलता है क्रेडिटर को? जज इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। और गुड्स वगैरह के अगेंस्ट तुमको कौन सा हक मिलता है? राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। इसको सेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। सी यू टुमारो।